हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो ये क्लास है वो पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? वो इसलिए क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक करवा लिया जाएगा। और आपके पास में लास्ट 30 डेज हैं। ठीक है, लास्ट 30 डेज हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हो लेकिन अभी तक जिन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं की हो, या फिर कुछ साथी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की हुई है बहुत अच्छे से, लेकिन अभी तक कंफ्यूज है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं है, या फिर लास्ट टाइम पे हमें क्या पढ़ना चाहिए, है ना। लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये वाली भी एक सिचुएशन होती है ना। और कुछ मैंने बताया कि जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, जो अभी सोच रहे हैं कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इस जॉब को लेना है। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर आएगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आपके पास में अंतिम 30 दिन है, आपको अंतिम 30 दिनों में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कैसे पढ़ना है वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। और इससे पहले भी मैंने आप सभी के लिए पशु परिचर के लिए वीडियो बना दी थी लास्ट 30 डेज के लिए, बट उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको नहीं बता पाया था उस टाइम पर। तो उन सभी पॉइंट्स को भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपका एग्जाम कब होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये संशोधन हुआ है, पहले आपको 45 मार्क्स का अलग आता था, थोड़ा डिफरेंस था, बट अभी आपका एक ही एग्जाम होना है, 150 का होगा। और अब आपका ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपके एनिमल हस्बेंड्री से कितने क्वेश्चन आएंगे, उससे कितने आएंगे, सब आपके मिक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आपकी परीक्षा की जो स्कीम है, आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 आएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स के होंगे, यानी कि 150 मार्क्स के रहेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और 3 घंटे का आपके पास में क्या होगा, टाइम होगा। तो टाइम तो आपके पास में अच्छा खासा है। ठीक है, टाइम के आपके पास में अच्छा खासा है, क्यों? क्योंकि जो सारे क्वेश्चन है लगभग आपके क्या है, रीडिंग वाले हैं, पढ़ के आपको आंसर देना है, बस इतना है। तो अगर आप मान लो 100 क्वेश्चन आपके पास है और मैं आपको बोलूँ इन 100 क्वेश्चन को आप पढ़ के ना फटाफट आंसर करो, तो सोचने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 से 7 सेकेंड। ठीक है, तो आप 100 क्वेश्चन को कितने टाइम में कर दोगे? कम से कम आप 20 से 30 मिनट में आप इनको निपटा दोगे। जैसे आपने देखा होगा जब आप एसएससी वगैरह के एग्जाम देने जाते हैं, अगर किसी ने साथी ने एग्जाम दिया हो, तो वहां पे आपके 4 पार्ट आते हैं। क्या आते हैं? जीके आता है, ठीक है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है, और इंग्लिश आता है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इन तीनों सब्जेक्ट को टाइम देने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं उनको हम 3 से 4 मिनट में निपटा देते हैं। पता है ना ये सबको बात, जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें हम जीके को 3 से 4 मिनट में निपटा देते हैं, 25 क्वेश्चन को। तो 100 क्वेश्चन आप वही 20 से 30 मिनट में निपटा दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में टाइम क्या है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो इससे आपको एक पॉइंट ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? जल्दबाजी नहीं करनी है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास में टाइम इनफ है। बिल्कुल सोच समझ के आराम आराम से क्वेश्चंस को करना। ठीक है, अच्छा, ये बात हुई। दूसरी बात ये इसमें कि आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपके 1/4 मार्क्स क्या है, काट लिए जाएंगे। ठीक है, 1/4 मार्क्स ही के आपके इसमें ऋणात्मक है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। और आपकी क्वालिफिकेशन सबको पता ही है कि आपके 12th लेवल पे क्या होते हैं, इसकी फॉर्म सप्लाई होते हैं। जो भी मेरे साथ 12th लेवल के थे उन्होंने एग्जाम्स दिए। अब बात आती है कि आपका एग्जाम कब है, तो आपके एग्जाम ये देख लो, जो अभी कैलेंडर जारी किया था एसएससी इसने, अपने राजस्थान के बोर्ड ने, तो उसमें आपकी एग्जाम डेट्स दी गई हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो आपका एग्जाम कब है? 1 से 3 है, तो ये सबको पता ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पर कि आज हमने जो डिस्कस करना है इस वीडियो में। और उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सिलेबस की भी। सिलेबस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि मैं आपको इसमें थोड़ा ये बताऊंगा कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम करना है और किसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी आपके एग्जाम में काफी काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। और जितना हो सकता है आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से क्या करो, कंप्लीट करो। जैसे अगर आप इसमें देखें, आपका राजस्थान का लोकेशन, एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, फिजिकल डिवीजन, सोयल, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, लेक्स, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टेट रोड, ये सब क्या है आपका ज्योग्राफी में आएगा इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें अपनी बात करूं आर्ट एंड कल्चर की, जैसे राजस्थान का इतिहास एंड कला एवं संस्कृति की, तो इसमें क्या आपकी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता
आंदोलन है, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि जो आपकी महत्व इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। आपका साहित्य से आ रहा है, संस्कृति सामाजिक जीवन के बारे में, वेशभूषा कैसे यानी कि फोक डांसेस वगैरह उन सब के बारे में, है ना। वाद्य यंत्र यानी कि जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां कैसी हैं यानी कि भाषाएं, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, ठीक है। और वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ये सब क्या आपका इंपॉर्टेंट वाला है। और जब सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है आपको, ज्योग्राफी पे करना है। किस पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे करना है। और ये क्या आपका आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर अगर हम बात करें आपकी विज्ञान की, देखो आपके साइंस से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस भी आपकी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और साइंस को आपने कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, वही मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो साइंस का आप देख लो, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु है, आपके प्रकाश का परावर्तन नियम है, अनुवांशिकी से रिलेटेड है, मानव शरीर से रिलेटेड है, उसकी संरचना कैसी है, अंगतंत्र कैसा होता है, और प्रमुख मानव रोग कारक और निदान अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब इसमें पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और ये आ गया आपकी समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर्स। क्या आ गया आपका, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे मैं तो यही बोलूंगा कि आप फोकस मत करो, ठीक है। करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं करना है एक बार के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट 30 डेज की आपकी टिप्स की, ठीक है। ये आपका मैथ्स का देख लेना आप, ठीक है। ये मैथ्स का बहुत सिंपल सा सिलेबस है। क्या इसमें एलसीएम एचसीएफ पूछा है, एवरेज पूछा है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये क्या आपके बहुत इजी से हैं, 10th लेवल तक के आपके टॉपिक्स हैं। अगर आप इसके पीवाईक्यूज करोगे ना तो आपका वहां से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपका ये एनुअल हस्बेंड्री का रहता है, जो भी साथी कर रहे हैं प्रिपरेशन उनको पता ही है कि आपका क्या सिलेबस है, बहुत अच्छे से, है ना। इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको साइंस और पशुपालन का क्या करना है। देखो जो साइंस और पशुपालन वाले आपके टॉपिक है ना, आपने क्या करना है, इनको डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपसे जो साइंस के और जो पशुपालन की क्वेश्चन है ना, आपके बोर्ड बहुत डिटेल में पूछता है। अगर आपने सीईटी के एग्जाम्स देखे होंगे, जो आपके सीईटी 12th और जो आपका ग्रेजुएशन का हुआ था अभी, उनकी आप साइंस देखना। अब साइंस वैसे इतनी नॉर्मल नहीं पूछ रहे, साइंस क्या पूछ रहा है, डीप पूछ रहे हैं। यानी कि अगर आप ये सोचो कि मैं सर एमसीक्यू लगा लूं, ठीक है, एमसीक्यू लगा के अगर मैं साइंस के क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर लूंगा तो नहीं हो सकता, ठीक है। आपको नहीं पता कि, हमें नहीं पता कि कौन सा टॉपिक है और किस टॉपिक का कहाँ से क्या पॉइंट पूछ लेगा। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि आप इसकी क्या करो, डिटेल स्टडी करो। क्या करो, डिटेल स्टडी करो, ताकि आपका साइंस का और पशुपालन का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, या तो अपनी बुक से या फिर नोट्स आपने अगर बनाए हैं, अगर आपने कहीं से कोचिंग करी है, कुछ भी करें, तो अपने नोट्स को क्या करो, रिवाइज करो बिल्कुल डिटेल में, कम से कम। वैसे बेसिकली हमें 3 से 4 बार करना चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूंगा अगर आपसे हो सकता है ना तो 5 से 7 बार क्या कर लो, रिवीजन कर लो इन दोनों का, तो ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। दूसरी बात आती है आपकी राजस्थान जीके की और मैथ्स की। तो राजस्थान जीके को और मैथ्स में ना आप 10 डेज में खत्म कर दो अभी, ठीक है, क्योंकि आपके पास में लास्ट 30 डेज है, ठीक है। आज 4 नवंबर है, ठीक है, 4 नवंबर है, और अगले महीने आपका एग्जाम है 1 से 3 दिसंबर को। तो आप क्या करो, जो राजस्थान जीके और मैथ्स है आप उसकी क्या कर लो, एमसीक्यूज करो, खाली क्या करो, एमसीक्यूज करो। जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, अभी मैंने आपको मैथ्स का सिलेबस बताया। मैथ्स में क्या था आपका, एलसीएम था, ठीक है, एचसीएफ था, प्रॉफिट एंड लॉस था आपका, और आपके कौन से थे, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन थे, यानी कि ब्याज वाले क्वेश्चन थे। तो ये 4-5 टॉपिक हैं, आप क्या करो, इनके एमसीक्यूज लगा लो, ठीक है। हर रोज कितने करो, 20 से 30 क्वेश्चन लगा लो, और 10 दिन में क्या करो, लगभग आपके 400 से 500 क्वेश्चन इसके निपटा दो, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आने वाले मैथ्स के, वही 5-10 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। और राजस्थान जीके को भी एमसीक्यू से याद करो, क्यों, क्योंकि एमसीक्यू से करने से आपसे क्या होंगे, आपके क्या होंगे, ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि मॉक टेस्ट लगाओ जितना हो सकता है, ठीक है, नवंबर तक। यानी कि आप क्या करो, 30 नवंबर तक जितने हो सकते हैं ना आपसे मॉक टेस्ट, आप उतने मॉक टेस्ट लगाओ। कम से कम मैं ये कहूंगा कि 10 मॉक टेस्ट तो आपको एग्जाम से पहले लगा के जाने हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले लगा के जाने, तब आप अपनी परफॉर्मेंस को, आप अपनी तैयारी को बोल सकते हो कि मेरी बेस्ट है, अब मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आते हैं बाकी, फोकस ऑन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि ये वाली चीज पढ़नी है, ये वाली पढ़नी है, जैसे एग्जाम में रेलेवेंस होती है किसी चीज की, क्या होती है, रेलेवेंस की, ये ज्यादा पूछेगा, ये कम पूछेगा, तो ज्यादा पूछने वाले पे ज्यादा फोकस करो, जो कम पूछा जाता है उस पर थोड़ा कम फोकस करो। यार मैं तो ये कहूंगा कि छोड़ ही दो एक बार के लिए, है ना, क्योंकि एट द एंड हमें क्वालिफाई करना है, यानी कि पास करना है एग्जाम को, ठीक है। और पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज तो करने ही करने। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि मेरे से इतना नहीं होगा,
तो भाई आप क्या करो, अपने पीवाईक्यूज कर लो बस, ठीक है। ये किसके लिए कह रहा हूं मैं, जिसको ये लग रहा हो कि जिसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो क्या करे, पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज लगा ले। एटलीस्ट उससे ये तो पता चलेगा कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आने किस टाइप के हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज तो करना ही है, जो नहीं पढ़ा जिसने उसको करना ही करना है, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें टाइम शेड्यूल की, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर आप अभी 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो ना, 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो अपने टाइम को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा टाइम को बढ़ाओ। क्या करो, टाइम को बढ़ा के अपना कम से कम 10 से 12 घंटे कर दो, ठीक है। आप कुछ सोचेंगे सर 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे इतना, भाई कितने टाइम के लिए पढ़ना है आपको, आज 4 कम से कम आपको 20-25 दिन पढ़ना है बस। लास्ट 20-25 दिन क्या करना है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है। अगर आप 4 घंटे फोन नहीं चलाओगे, 4 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाओगे, तो आपकी प्रिपरेशन इस लेवल से इस लेवल तक पहुंच जाएगी। अगर आप अभी 80-90 स्कोर कर रहे हो ना मॉक टेस्ट में, और 4 घंटे वो छोड़ के 4 घंटे और यूज करके अपनी पढ़ाई में आप क्या कर सकते हो, अपना 20 से 30 नंबर का स्कोर बढ़ा सकते हो एनिमल इसमें, अपना पशु परिचय में। ये पॉसिबल है क्योंकि आपका सिलेबस आपने देख ही लिया, मैथ्स आपका बहुत ईजी सा आ रहा है। पूरा जो आपका पेपर है वो कहां से बनेगा, राजस्थान जीके से बनेगा, ज्योग्राफी से बनेगा, और आपका एनिमल हस्बेंड्री से बनेगा। तो क्यों ना, जब हमारा पूरा का पूरा जो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, इन टॉपिक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। फिर ये बात कि राजस्थान जीके, जियो और एनिमल हस्बेंड्री से आपके 90 से 100 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, जो आपका राजस्थान जीके है और आपकी जो ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है, और साथ में जो आपका क्या है एनिमल हस्बेंड्री है, उसके आपके 90 से 100 क्वेश्चन डायरेक्ट। 150 नंबर का आपका एग्जाम है, और आपके 150 में से 90 से 100 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, इन 3 टॉपिक से। जिस बच्चे ने ये 3 टॉपिक कर लिए वो तो ऐसे ही कर देगा, इस एग्जाम को पास कर सकता है ना इजीली। दूसरी बात मैंने ये बताई थी आपको कि रिवाइज करो एटलीस्ट 5 से 7 टाइम। और न्यू पे फोकस करना है क्या, नहीं, न्यू पे हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। न्यू पर हमें फोकस करना है नहीं, बिल्कुल नहीं करना। जो पढ़ा है उसको बस रिवाइज करते रहो बार 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 बार। उससे क्या होगा, अगर आपने देखो एक चीज होती है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, पहली बार आपने पढ़ा किस चीज को, आपको हो सकता है 20% समझ आए। सेकंड टाइम पढ़ोगे 40% आएगी, थर्ड टाइम पढ़ोगे 60% आएगी। 4 से 5 बार करने के बाद इतनी डीपली गहनता में चले जाओगे ना आप, और आपके दिमाग में छप जाना है वो सब कुछ, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी। और साथ में डोंट फोकस ऑन वीडियोस अब, और अब इतना ज्यादा फोकस मत करो कि वीडियोस आ रही है, अब और वीडियोस आएंगी 30 डेज, फिर बोलेंगे 20 दिन में कैसे तैयारी करें, 15 दिन में, तो उन पे अब फोकस करना छोड़ दो। फोकस करो अपनी पढ़ाई पे ही लास्ट था। और अब आती है बात उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, जो ये सोच रहे हैं कि अब मैं करूं तो करूं क्या, है ना। तो उनके लिए धुरीना की आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहां पर आपको पशु परिचर का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, ठीक है। वैलिडिटी आपकी 2 मंथ्स की रहेगी इसमें, और ओनली 199 का आपका जो ये बैच रहने वाला है सुभाष चरण सर के साथ में, टॉप एजुकेटर्स के साथ में। आपको करना क्या है, आप बोलोगे सर बैच में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, कैसे प्रिपरेशन करूंगा, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगा आप 2x की स्पीड पे क्या करो, वीडियोस को देखो। क्या करो, 2x की स्पीड पे वीडियोस को देखो। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप क्या हो जाएगी, पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे, आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या, क्योंकि क्या होता है हमारे सुनने से भी चीजें याद होती हैं, ठीक है। अगर मान लो आज आप 0 पे हो, और अगर आप बैच को पढ़ने के बाद में अगर आप 50 पे ही पहुंच रहे हो ना, तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये आपके आज नहीं, ये आने वाले एग्जाम्स अपकमिंग जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होंगी उनमें भी काम आएगा। और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इतने हो कि लक काम कर जाए और आप अपना कर ही जाओ एग्जाम को पास, है ना। तो ये रही बात आपकी। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया, जो बिल्कुल 0 लेवल पे, वो अपना इसको ले सकते हैं। और जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अच्छी की हुई है और वो भी सोच रहे कि मैं थोड़ा और मेहनत करके थोड़ा और अच्छा कर लूँ, कुछ चीज मुझसे छूट ना जाए, मैं 1 नंबर को भी लॉस, 1 नंबर का भी लॉस नहीं करना चाहता हूँ, तो वो भी अपने बैच को क्या कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको टिप्स कैसी लगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।